Hello students, I am Dhiren sir. I am going to teach you class 8 science chapter 2 microorganism friend and वो हम आज क्लास 8 का चैप्टर 2 साइंस में जो कि है माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड वो माइक्रोऑर्गेनिज्म या जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो हम बता दें माइक्रोऑर्गेनिज्म जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, वो स्पेशल माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखे जा सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखे जा सकते हैं, क्योंकि सिंगल सेल भी होते हैं और यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। तो वो हमारे फ्रेंड भी होते हैं और हमारे फो भी होते हैं, हमारे मित्र भी होते हैं, हमारे शत्रु भी होते हैं। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो पाए जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो कहाँ पाए जाते हैं। हम आज इसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, उसमें हम बताए थे आप लोगों को माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे पॉइंट वेयर माइक्रोऑर्गेनिज्म लिव, माइक्रोऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, उनका निवास स्थान कहाँ है। तो जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं वो हर प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसा कोई चीज नहीं है कि जहाँ पे वो पाए नहीं जाते, ऐसा कोई जगह नहीं है। यहाँ तक कि जो अंटार्कटिका है, जो पोलर एरियाज है, वहां पे भी वो बर्फ के अंदर ही पाए जाते हैं। वो स्टीम कंडीशन में रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो अपने चारों तरफ एक आवरण निर्मित कर लेते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? अपने चारों तरफ एक आवरण निर्मित कर लेते हैं। मानिए कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म है और ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक ऐसे आवरण सेल बना लेता है। क्या बना लेता है? सेल बना लेता है, जिसको कहते हैं किस्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? किस्ट कहते हैं। ये जो माइक्रोऑर्गेनिज्म अपने चारों तरफ ये आवरण निर्मित कर लेता है और इसीलिए सुरक्षित रहता है। इसीलिए क्या करता है? इसीलिए सुरक्षित रहता है। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है, जब कब क्या आता है? जब फेवरेबल कंडीशन आता है या अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, तो क्या करता है? यह अपने सेल से बाहर निकलता है। सेल से बाहर निकल के क्या करता है? इमर्ज करता है। इमर्ज एंड डेवलप। तो इसके बाद ये क्या करता है? इमर्ज करता है और डेवलप करता है। तो इसी जो किस्ट है या इसका सुरक्षा कवच होता है। क्या होता है? सुरक्षा कवच होता है, इसी के अंदर ये छुपा रहता है माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म आर फाउंड एवरीवेयर। माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? वो हर जगह मिलते हैं। वो कहाँ मिलते हैं? सीज में मिलेंगे, लैंड्स में, और हॉट स्प्रिंग्स में, जो गर्म पानी की धारा है उसमें पाए जाते हैं। जो सैलाइन वाटर है, सैलाइन वाटर मतलब जो खारा पानी है उसमें पाए जाते हैं। और हर प्रकार के वातावरण, आइस कैप्स, जो आइस कैप्स है वहां भी पाए जाते हैं। डेजर्ट और एयर, वाटर और इनसाइड the other ये जानवर शरीर पर भी रहते हैं, शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म हर जगह पाए जाते हैं। तो और माइक्रोऑर्गेनिज्म पहले ऐसा समझा जाता था जब लिविंगहॉफ ने खोज किया था माइक्रोऑर्गेनिज्म का, कि सभी जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो हानिकारक ही होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, बाद में वैज्ञानिकों ने खोज किया, पाया कि माइक्रोऑर्गेनिज्म वो मतलब लाभदायक भी होते हैं, केवल हानिकारक नहीं होते हैं। और आजकल कमर्शियल पर्पज से भी इनका प्रयोग किया जा रहा है। माइक्रोऑर्गेनिज्म का प्रयोग कमर्शियल पर्पज से भी किया जा रहा है। इनके द्वारा जो बेकिंग इंडस्ट्री में आप लोग देखते हैं, ब्रेड बनाया जाता है, पेस्ट्री बनाई जाती है, केक बनाया जाता है, तो इसमें जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है ईस्ट, उसका प्रयोग किया जाता है। ईस्ट को क्या करते हैं? पहले जो मैदा होता है या आटा होता है उसका वो तैयार करते हैं, लोई तैयार करते हैं और उसमें शुगर ऐड कर देते हैं। शुगर के साथ साथ एक ईस्ट पाउडर आता है, उसको भी ऐड कर देते हैं। तो ईस्ट क्या करता है? ईस्ट उस जो आटा है या जो मैदा है उसके जब ईस्ट उसके ऊपर जाते हैं तो मल्टीप्लाई होते हैं, उसको थोड़ा सा फिर गर्म कर देते हैं, बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं ईस्ट, और उसको फिर 3-4 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो मल्टीप्लाई होकर वो क्या करते हैं?
वो जब ईस्ट श्वसन करते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है श्वसन की प्रक्रिया में तो जाते हैं, इंस्पायरेशन की प्रक्रिया उसमें ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो उससे भी जो ईस्ट श्वसन करते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो उसके निकलने से जो साइज है वो क्या होता है, वो साइज बढ़ जाता है। वो साइज क्या होता है, बढ़ जाता है और इस प्रकार और वो क्या होता है, फ्लूफी हो जाता है, वो हल्का हो जाता है, जो आटा हल्का हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, नरम हो जाता है। तो इन माइक्रोऑर्गेनिज्म का प्रयोग कई सारे जो लेदर गुड्स होते हैं, चमड़े के सामान होते हैं, जैसे बेल्ट हो गया या लेदर से जितने मटेरियल बनाए जाते हैं उनको सॉफ्ट करने में माइक्रोऑर्गेनिज्म का प्रयोग किया जाता है। इस माइक्रोऑर्गेनिज्म के द्वारा माइक्रोऑर्गेनिज्म को जब उसमें ऐड करते हैं तो उसका जो हार्डनेस होता है उसको सॉफ्टनेस से बदल देते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या है, वही लाभदायक है। तो उसमें ईस्ट का प्रयोग करते हैं बेकिंग इंडस्ट्री में। किसी प्रयोग करते हैं बेकिंग इंडस्ट्री में। आप लोगों ने मान लीजिए ये इसमें आप थोड़ा सा इतना जो आटे का लोई है इसमें रख रहे हैं, मान लीजिए कोई पात्र है तो आप फिर इसी पात्र में आप देखेंगे आधे घंटे के बाद 2-3 घंटे के बाद ये जो मान लीजिए इतना साइज है ना, मान लीजिए इतना साइज यहाँ पे मान लीजिए 0 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे मान लीजिए 5 साइज है, 5 यहाँ 10 है। तो अगली बार जब 3-4 घंटा बाद जब जाएंगे आप इस स्टूल के पास उसका जो साइज बढ़ जाएगा। साइज क्या मैटर रखे रहेंगे या जो आटा रहेगा उसका साइज बढ़ जाएगा, मतलब लगभग डबल हो जाता है। जब साइज क्या होता है, लगभग डबल हो जाता है और इसमें छोटे-छोटे होल बन जाएंगे। क्या हो जाएंगे, होल बन जाएंगे, छोटे-छोटे होल बन जाएंगे, क्योंकि उसमें रेस्पिरेशन की प्रक्रिया है। इसमें CO2 क्या होता है, CO2 बाहर निकलता है। CO2 को बाहर निकलने से ये फ्लूकी हो जाता है, साइज इसका बड़ा हो जाता है, इसमें छिद्रित हो जाता है। तो इस प्रकार बेकिंग इंडस्ट्री में माइक्रोऑर्गेनिज्म का प्रयोग करते हैं। और माइक्रोऑर्गेनिज्म का प्रयोग हम वाइन बनाने में करते हैं। क्या बनाने में, वाइन या शराब बनाने में, बियर बनाने में, विस्की बनाने में, तो इनमें को बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। क्यों, कैसे, क्योंकि जो वाइन बनता है वो या तो जितने भी शुगर जिन भोज्य पदार्थों में शुगर पाए जाते हैं, जैसे चावल हो गया, व्हीट हो गया, गेहूं हो गया या जव हो गया, या जो हम लोग देखेंगे गांव में सुने होंगे कि महुए से भी शराब बनाते हैं, अंगूर से शराब बनाते हैं। तो इसमें जो शुगर पाया जाता है महुए में या जो जव रहता है उसमें जो शुगर पाया जाता है फिर उसमें ईस्ट को ऐड किया जाता है। ये ईस्ट होते हैं फिर उसको धूप में रख देते हैं कुछ दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए। ईस्ट जो रहता है वो उसमें जो शुगर प्रेजेंट रहता है उस शुगर को बदल देता है किसमें, एल्कोहल में। किसमें बदल देता है, एल्कोहल में बदल देता है। और इस प्रकार वो इस क्रिया को फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन या किण्वन कहते हैं। और उसके माध्यम से जो होता है बियर होता है या वाइन होता है वो तैयार किया जाता है। तो ईस्ट का प्रयोग कमर्शियल पर्पज से भी आजकल इंडस्ट्रीज में हो रही है। तो आप समझिए ना, ईस्ट का प्रयोग फलों से किस प्रकार, अंगूर का जूस है उसमें भी शुगर प्रेजेंट रहता है, ईस्ट को ऐड कर देते हैं। ईस्ट क्या करता है, उस जो शुगर प्रेजेंट है अंगूर के जूस में उसको बदल देता है, एल्कोहल बदल देता है। इसमें जानते हैं एल्कोहल फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। एल्कोहल फॉर्मूला होता है, एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला है, इस प्रकार एल्कोहल रिलीज किया जाता है। तो इस प्रकार जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए कई तरह से उपयोगी है और ये हर तरह के एनवायरमेंट में पाए जाते हैं, ना कि एक तरह के। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 के साइंस का जो चैप्टर 2 है माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। माइक्रोऑर्गेनिज्म वो हमारे दोस्त की तरह और हमारे दुश्मन की तरह, उसका स्टडी करेंगे। तो उसमें आज हम लोग पार्ट्स पढ़ेंगे। वेयर माइक्रोऑर्गेनिज्म लिव, कहाँ ये माइक्रोऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं उसके बारे में। देखिए, माइक्रोऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेलुलर, सिंगल कॉल, मल्टी सेलुलर, मैनी कॉल। जब वो यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोश के होते हैं, एक सेल से बने होते हैं तो उनको एक कोशिकी कहते हैं। और जब वो अनेक सेल से बने होते हैं तो उनको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं या बहुकोशिकी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बैक्टीरिया या कुछ एल्गी और प्रोटोजोआ वो क्या होते हैं, सिंगल सेल होते हैं
माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेयर मोस्ट ऑफ द एल्गी, जबकि जो अधिकतर एल्गी होते हैं और फंगी वो मल्टी सेलुलर होते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म आर फाउंड एवरीवेयर, माइक्रोऑर्गेनिज्म हर जगह पाए जाते हैं। सम माइक्रोऑर्गेनिज्म लिव एलोन विद सम अदर लिव इन ग्रुप, कुछ अकेले रहते हैं, कुछ ग्रुप्स में रहते हैं। दे आर फाउंड इन एयर, सॉइल, वाटर, इन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, कुछ कहाँ पाए जाते हैं, सॉइल में, कुछ वाटर में, कुछ डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म में, और इवन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, और मानव जो शरीर है उसके अंदर भी पाए जाते हैं। सब माइक्रोऑर्गेनिज्म इनसाइड ह्यूमन बॉडी, सब माइक्रोऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट फ्रीली, कुछ फ्रीली मुक्त रूप से पाए जाते हैं। दे कैन लिव इन एवरी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, वे हर तरह के वातावरण में रह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दे कैन लिव इन हॉट वाटर स्प्रिंग, वह गर्म पानी के स्प्रिंग्स में, धाराओं में भी रह सकते हैं। वो इन पोलर रीजन, मतलब ध्रुवीय क्षेत्रों में जहाँ टेम्परेचर माइनस, जहाँ बर्फ जमी रहती है, टेम्परेचर माइनस में होता है, 0 से भी कम होता है, वो वहाँ भी सर्वाइव कर सकते हैं। इन सैलाइन वाटर, खारे पानी में भी, जो समुद्र का पानी होता है खारा होता है, सैलाइन होता है, वहाँ भी रह सकते हैं। इन डेजर्ट, रेगिस्तानों में भी, जहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशन पाई जाती है, रात को बहुत ठंडी रहती है, दिन में बहुत गर्मी रहती है। एंड मार्सी लैंड, मार्सी लैंड मतलब दलदली क्षेत्रों में, जहाँ पे जैसे सुंदरवन डेल्टा है, आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा, वहाँ पे हमेशा पानी लगा रहता है, दलदली क्षेत्र है, वहाँ पे सुंदरी नामक पेड़ पाया जाता है, जिसकी जो जड़ें रहती हैं वो थोड़ी ऊपर निकली रहती हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी जमा रहता है और जो रूट्स होती है ब्रीथ करने के लिए, उसकी जड़ें थोड़ी मॉडिफाई होती है, ऊपर होती हैं। They are able to survive the extreme environment condition due to hard outing covering called किस्ट, उनके शरीर के चारों तरफ एक हार्ड कवर होता है जिसे किस्ट कहते हैं। तो वह उसी किस्ट कवर के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं छुपे रहते हैं। जब मान लीजिए विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं तो उसी में वो जाके किस्ट अपने चारों तरफ एक आवरण बना देते हैं। जैसे मान लीजिए हम हैं, हम अपने रहने के लिए चारों तरफ सीमेंटेड घर बना लेते हैं या झोपड़ी बना लेते हैं, तो वैसे ही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो भी अपने चारों तरफ, शरीर के चारों तरफ, लेकिन हम लोग रहने के लिए बनाते हैं, लेकिन वो अपने शरीर के चारों तरफ बनाते हैं। इसको किस्ट कहते हैं। वह बहुत हार्ड होता है और फिर तब तक उसमें रहते हैं जब तक वातावरण सामान्य नहीं हो जाता है, उनके रहने लायक नहीं होता, फिर वो उसमें से बाहर निकलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, हमारा उनके साथ क्या संबंध है? एर्लियर इट वाज थॉट दैट ऑल द माइक्रोऑर्गेनिज्म स्प्रेड डिजीज, पहले ऐसा सोचा जाता था कि जितने भी सूक्ष्म ये जो जीव हैं वो सभी बीमारियां ही फैलाते हैं। लेटर ऑन इट वाज ऑब्जर्व द मोस्ट ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म आर हार्मलेस एंड सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल टू अस। तो बाद में जो खोज हुआ, जैसे बताए थे हमने, जो ल्यूवन हॉक थे वो माइक्रोबायोलॉजी के पिता कहे जाते हैं, तो उन्होंने पहले माइक्रोऑर्गेनिज्म का पता लगाया। बाद में दूसरे वैज्ञानिकों ने इस पर काम करना शुरू किया। उन्होंने पाया कि नहीं, सभी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हानिकारक नहीं होते हैं, कुछ लाभदायक भी होते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं या भूमिका को प्ले करते हैं। फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, हमारे लिए फ्रेंडली होते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पज, लेट अस स्टडी फ्रॉम देम बाय वन। हमको स्टडी करना चाहिए। जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोग दैनिक जीवन में यूज भी करते होंगे, जो दही होता है, हम दूध में थोड़ा सा दही डाल देते हैं तो दही में लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि जो दूध रहता है उसमें शुगर होता है, लैक्टोज शुगर पाया जाता है। दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टोज शुगर पाया जाता है। तो क्या करता है माइक्रोऑर्गेनिज्म, वो लैक्टोज शुगर को बदल देता है लैक्टिक एसिड में, और जो दही होती है वो क्या होती है, बन जाती है, पूरा दूध दही बन जाता है। तो इससे क्या होता है, लेकिन दही भी हमारे पेट के लिए काफ़ी लाभदायक रहती है। उसको पीने से हमारे जो पाचन क्रिया है वो तीव्र हो जाती है, क्योंकि दही का जो मीडियम है एसिड होता है, एसिडिक होता है। अम्ल क्या करता है, जो अम्ल है वो भोजन को गलाता है, पचाता है आसानी से। अब जानते हैं हमारे जो पैनक्रीज वो ग्लैंड है, वहाँ हमारे यकृत से HCl निकलता है भोजन को पचाने के लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वही भोजन को पचाता है। तो एसिड और आ जाता है, तो ये दोनों मिलकर के आसानी से भोजन को पचा देते हैं और पेट हमारा साफ रहता है दही खाने से। कर्ड इज फाउंड बाय मिल्क इन द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम, बता रहे हैं ना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम जो है उसके द्वारा बनता है। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रोऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, इसमें बैक्टीरिया रहते हैं।
लैक्टोबैसिली, तो यह देखिए दिया है ना, इंक्लूडिंग मटेरियल एक्सोबेशन इंक्लूडिंग सिंगुलर लैक्टोबैसिलस प्रिपेयर कर्ड फ्रॉम मिल्क। यह दूध से क्या बनाता है? दही बनाता है। स्पूनफुल कर्ड इज एडेड टू द वार्म मिल्क, एक चम्मच जो दही होता है वो थोड़ा सी गर्म दूध में डाला जाता है एंड सेट असाइड फ्रॉम सम टाइम, और कुछ घंटे के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। फिर कर्ड इज एडेड टू द वार्म मिल्क, लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कर्ड मल्टीप्लाई। तो जो बैक्टीरिया रहता है एक चम्मच में, वो धीरे धीरे उसका विकास होता है, मल्टीप्लाई होने लगता है, मतलब वो द्विगुणित होता है। लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया प्रेजेंट एंड मल्टीप्लाई प्रोमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो धीरे धीरे पूरे दूध को क्या बना लेता है? दही बना लेता है। मिल्क कंटेन ए शुगर कॉल्ड लैक्टोज, मिल्क के अंदर एक शुगर होता है जिसको लैक्टोज कहते हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कर्ड कन्वर्ट द लैक्टोज शुगर प्रेजेंट इन द मिल्क टू लैक्टिक एसिड। तो लैक्टोज शुगर को किसे बदल देता है? लैक्टिक एसिड में, जो कि दही में प्रेजेंट रहता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। दिस लैक्टिक एसिड क्रिएट द एसिडिक मीडियम। तो यह जो लैक्टिक एसिड है वो क्या? एसिडिक माध्यम मीडियम, मतलब अम्लीय माध्यम बनाता है। क्या बनाता है? अम्लीय। हम जानते हैं सभी जो अम्ल होते हैं वो खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। तो यह एक एसिडिक मीडियम या अम्लीय माध्यम तैयार करता है। नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जो कि दही को जमने के लिए आवश्यक होती है फ्रॉम मिल्क, दूध से। दस कर्ड इज फाउंड फ्रॉम मिल्क। इस तरह दूध से क्या बनता है? दही बनता है। कर्ड इज एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रावा, इडली एंड भटूरा। ताकि जो कर्ड होता है, दही होता है, वो जो रावा इडली जो डोसा बनता है या भटूरा बनता है, छोला भटूरा जो बनता है, उसका इंग्रेडिएंट है। इंग्रेडिएंट मतलब जो इंग्रेडिएंट हम लोग पढ़ाए हैं आपको, इंग्रेडिएंट मतलब जो कच्चे पदार्थ आवश्यक होते हैं किसी भी भोजन को तैयार करने में, उनको इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है। तो ये एक इंग्रेडिएंट है, बिना दही के छोला भटूरा या रावा नहीं तैयार किया जा सकता है, रावा इडली नहीं तैयार किया जा सकता है। तो इसका प्रयोग अच्छे से होता है, और ये डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं गर्मियों के दिनों में दही का सेवन हमारे पेट के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। अब देखिए दूसरा क्या बनाया जाता है? चीज़, मतलब पनीर। एंड पनीर आर आल्सो मेड बाय एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। तो उसमें भी पनीर को भी हम बैक्टीरिया की एक्शन से ही बनाते हैं। तो दूध फट जाता है, आप लोग देखते होंगे ना, आप उसमें नींबू या कुछ डाल देते हैं तो जो दूध होता है फट जाता है, और उसमें बैक्टीरिया, क्योंकि उस बैक्टीरिया उसमें मल्टीप्लाई होते रहते हैं, और उसको दूध को वो उसमें लैक्टोज शुगर को थोड़ा सा वो अलग कर देते हैं। तो वो उससे पनीर हम बनाते हैं। पनीर जो कि जिसमें प्रोटीन काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है, काफ़ी टेस्टी भी होता है और हमारे लिए काफ़ी प्रोटीनदायक होता है। तीसरा देखिए, ईस्ट इज द यूज टू बेकिंग इंडस्ट्री। जो ईस्ट होता है वो जिसको किण्वन कहते हैं, जो आप लोग देखोगे फर्मेंटेशन, जिसे किण्वन कहते हैं, उसके भी ईस्ट के द्वारा क्या बनाया जाता है? इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड। इससे जो केक आप लोग खाते होंगे सुबह चाय के साथ, तो ब्रेड खाते होंगे, पेस्ट्रीज और केक खाते होंगे, तो वह ईस्ट की सहायता से बनाया जाता है। इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रेड, ईस्ट अलॉन्ग विथ लिटिल शुगर इज एडेड इन द फ्लोर टू मेक डो। तरह की प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रेड, जो ब्रेड बनाया जाता है उसके प्रोसेस में ईस्ट को भी चीनी के साथ ऐड किया जाता है। ईस्ट को चीनी के साथ ऐड किया जाता है किसमें? आटे में, टू मेक डफ। तो जब आटे में इसको बनाया जाता है तो वो थोड़ा सा फूल जाता है। डफ इज देन केप्ट इन ए वार्म प्लेस, फिर उसको एक गर्म स्थान पर रख देते हैं। द ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली यूजिंग शुगर ए फूड एज कन्वर्ट ए शुगर इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो ईस्ट क्या होता है? जब तेजी से बढ़ते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं इसमें जो शुगर रहता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड में और एल्कोहल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। श्वसन में क्या होता है? वह कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल में बदल देते हैं। प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो इस प्रोसेस को किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन या किण्वन कहते हैं, कि जिस प्रोसेस में जो ईस्ट रहते हैं, या ईस्ट को हम खमीर भी कहते हैं हिंदी में, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अधिकतर जो बेकिंग इंडस्ट्री और जो वाइन की इंडस्ट्री है इसमें इनका प्रयोग होता है। तो वो जो ब्रेड होता है बनाया जाता है, केक बनाया जाता है, तो इसमें सबसे पहले आटे के साथ जब हम चीनी मिलाते हैं तो उसमें ईस्ट को थोड़ा सा मिला करके वो पानी में ऐड कर दिया जाता है। तो वो धीरे धीरे फिर उसको गर्म स्थान पर रखते हैं, धीरे धीरे मल्टीप्लाई होते हैं
और क्या करते हैं, यह रिस्पायरेशन के दौरान ये ईस्ट जो रहते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और एल्कोहल रिलीज करते हैं। तो इसको फर्मेंटेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। तो द बबल्स हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे आप लोग देखते होंगे मछलियाँ सांस लेती है तो बुलबुला निकलता है ना, तो वो बुलबुले निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिल द ड्रॉप, वो ऐसे वो उसमें देखिए होल टाइप का हो जाता है। आप लोग केक खाए होंगे, देखिए उसमें होल रहता है ना दूरी दूरी पे, तो वह वही कार्बन डाइऑक्साइड का गैस जब बाहर निकलती है तो उससे बनता है। When it duff is used to bake the bread, the carbon dioxide escape making the bread light। तो जब इसका यूज किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के escape से निकलने से जो ब्रेड होती है वो हल्की हो जाती है, सॉफ्ट एंड फ्लूफी, और क्या होती है, मुलायम हो जाती है। और फ्लूफी मतलब वो थोड़ी कहते हैं जिससे रुई होता है ना, हल्का होता है, फ्लूफी हो जाता है, फूल जाती है। फ्लूफी मतलब थोड़ा सा आकार उसका बड़ा हो जाता है, साइज बड़ा हो जाता है। इन सेम वे ईस्ट इज यूज टू मेक केक एंड पेस्ट्रीज। इसी तरह केक का भी प्रयोग होता है केक बनाने और पेस्ट्रीज बनाने में। देखिए यहाँ पे ईस्ट को ऐड किया जा रहा है ना, ईस्ट इज यूज टू बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड पेस्ट्री एंड केक। तो उसको ईस्ट को देखिए ऊपर से मिला दिया जा रहा है, तो वो क्या हो जा रहा है, वो उसमें जाएगा, ईस्ट उसके साथ मिल करके थोड़ी देर बाद जब सेट होगा तो उसमें मल्टीप्लाई होगा बहुत तेज़ी से। मल्टीप्लाई होने के बाद वो फूल जाएगा, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो वो हल्का हो जाएगा और फ्लूफी हो जाएगा। तो इस तरह से बेकिंग इंडस्ट्री में ईस्ट का प्रयोग बहुत अधिक होता है। ईस्ट इज आल्सो यूज्ड टू मेकिंग इडली डोसा, इडली ढोकला, इडली और ढोकला भी इससे बनता है, डोसा ही बनता है। ईस्ट इज एडेड इन दियर बेटर टू राइज एंड मेक इट सॉफ्ट। इससे वो क्या होता है, इससे वो खट्टे हो जाते हैं, क्योंकि बताया ना इसमें थोड़े से एल्कोहल टाइप का भी पदार्थ निकलता है, तो इससे खट्टे भी हो जाते हैं और एसिडिक हो जाते हैं। अब ये एक्टिविटी दिया है, एम टू ऑब्जर्व द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ डफ बाय एडिंग ईस्ट। ईस्ट को जब आप ऐड करते हैं तो आपको यह फाइंड करना कि जो वॉल्यूम है, आयतन है, वह बढ़ रहा है कि नहीं। जो आटा है जो ले बनाए हैं आप, उसका आयतन बढ़ रहा है कि नहीं। तो इसको आप कैसे एब्जॉर्ब करेंगे, थिंग रिक्वायर्ड। इसके लिए हाफ kg फ्लोर, आधा किलो आटा ले लीजिए या मैदा ले लीजिए, शुगर ले लीजिए, ईस्ट ले लीजिए पाउडर, और वार्म वाटर, गर्म पानी ले लीजिए। मेथड, इन द फ्लोर आटा मैदा ऐड सम शुगर एंड वार्म वाटर। इसमें क्या करिए आप, कुछ शुगर ऐड कर दीजिए और गर्म पानी डाल दीजिए। एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट, थोड़ा सा ईस्ट उसमें डाल दीजिए, पाउडर, एंड नीड इट टू मेक सॉफ्ट डफ। तो इसको फिर सॉफ्ट बना दीजिए। पुट द सॉफ्ट डफ एट ए वार्म प्लेस फॉर 2-3 आवर, और उसको 2-3 घंटे एक गर्म स्थान पे रख दीजिए। अब देखिए, आप देख रहे हैं ना, दोनों को देखिए, दोनों जो आटा है और मैदा पहले मिक्स्ड विथ ईस्ट पाउडर, देखिए पहले इसका साइज कम था, देखिए दूसरे वाले में इसका आयतन कितना बढ़ गया ना। तो इसका मतलब है कि हम ईस्ट पाउडर जब मिलाते हैं उसमें डफ में, आटे में, लोई में, तो क्या होता है, उसका साइज धीरे धीरे बढ़ जाता है। देखिए पहले आधा था, पूरा वो जगह कवर कर लिया, क्योंकि जो ईस्ट है उसमें जो रेस्पिरेशन के माध्यम से वह जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है उसका बुलबुला ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलती है साइज को उसको बढ़ा देती है, ठीक है, बुलबुले जब निकलते हैं उसको। तो आप लोग देख लिया। अब ऑब्जर्वेशन मतलब मेथड मतलब क्रिया विधि, थिंग्स ए मतलब लक्ष्य, थिंग्स रिक्वायर मतलब जिस चीज़ की आवश्यकता है हमें, और ऑब्जर्वेशन मतलब निरीक्षण। ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है, निरीक्षण। यू ऑब्जर्व दैट द वॉल्यूम ऑफ द डफ इंक्रीज एंड बिकम फ्लूफी। आपने ऑब्जर्व किया जो आयतन है डफ का वो बढ़ गया और ये क्या हो गया, फ्लूफी हो गया, मतलब हल्का हो गया और ये थोड़ा पोर्स युक्त हो गया, इसमें छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या इसका कैसे करेंगे। द ईस्ट रिप्रोड्यूसेज रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। जो ईस्ट है वो तेजी से क्या होता है, रिप्रोड्यूस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है श्वसन की क्रिया में। बबल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिल द डफ ड्यू टू विच इज वॉल्यूम इंक्रीज। जो बबल होते हैं, बुलबुले होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, वो क्या करते हैं, फिल द डफ, वो उसको डफ को फिल कर देते हैं, वो डफ बना देते हैं छोटे छोटे,
वो छिद्र बना देते हैं, उसमें होल बनाते हैं, टू विच वॉल्यूम इंक्रीज, इससे वॉल्यूम क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम कमर्शियल यूज कैसे करेंगे या आर्थिक क्षेत्रों में कैसे यूज करेंगे, आर्थिक पर्पज से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। इसको हम बड़ी पैमाने पर एल्कोहल के उत्पादन में, बियर के उत्पादन में, वाइन शराब के उत्पादन में, और एसिटिक एसिड, जिसको एसिटिक एसिड के उत्पादन में हम करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या बनता है, एसिटिक एसिड बनता है, CH3COOH जिसे हम कहते हैं, उसका फार्मूला होता है एसिटिक एसिड का। ईस्ट ये यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, तो इसको एल्कोहल बनता है। एल्कोहल को क्या कहते हैं, एल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH, या इसको एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। तो जो वह फार्मूला होता है उसका, जो एसिटिक एसिड होता है उसका फार्मूला होता है CH3COOH। तो क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। और जो एल्कोहल होता है उसमें जो प्रयोग होता है एथिल एल्कोहल, उसका होता है, तो एसिड का जो ग्रुप जो लास्ट है OOH, इसको कहते हैं ग्रुप, क्या कहते हैं, ग्रुप साइन कहते हैं इसको। तो और जो एल्कोहल होता है उसका फार्मूला होता है C2H5OH। इसमें OH ग्रुप रहता है, इसमें क्या रहता है, OH ग्रुप रहता है। और इसमें क्या होता है, COOH ग्रुप रहता है। जो ये अम्ल जो रहता है इसमें COOH ग्रुप है, और इसमें क्या है, OH ग्रुप। OH ग्रुप मतलब यह एल्कोहल है, इसमें एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल कुछ भी रहते हैं, होते हैं। तो इसमें क्या बनता है, तो ये जो ईस्ट होते हैं, यह जो पदार्थ होते हैं, जैसे जो जैसे मान लीजिए गांव में लोग शराब बनाते हैं ना, कहीं गांव में किसी गांव में देखते होंगे महुआ जो रहता है उसी से शराब बनाते रहते हैं, या जो बार्ली जौ होता है उससे भी बनता है। इसको क्या करते हैं, सब लोग रख देते हैं, रात को रख देते हैं या दिन को, तो उसको कुछ समय के लिए जब रख देते हैं तो उसमें ईस्ट पड़ जाते हैं। तो ईस्ट जब पड़ जाते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसमें जो महुए में या जो जौ होता है उसमें जो शुगर प्रेजेंट रहता है, उसको उस शुगर को किस में बदल देते हैं, एल्कोहल में, किसमें बदल देते हैं, एल्कोहल में बदल देते हैं, और वह तो इस तरह वाइन तैयार हो जाती है। और जैसे प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, दिस एल्कोहल इज देन यूज टू मेक इंडस्ट्रियल स्पिरिट, इससे इंडस्ट्रियल स्पिरिट बनाया जाता है, एंड एल्कोहलिक ड्रिंक, और जैसे बियर हो गया, वाइन हो गया, विस्की हो गया, फॉर पर्पज। इट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन लाइक बार्ली। नेचुरल शुगर जैसे जौ है उसमें भी इसको ग्रो किया जाता है, डाला जाता है। व्हीट, राइस एंड फ्रूट जूस, तो फ्रूट जो अंगूर होता है उसके जूस में से भी आप लोग सुने होंगे शराब बनता है, जो बियर बनता है, तो उस चावल से ही बनता है, गेहूं से भी। मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम फर्मेंटेशन का क्रिया करा देंगे, जिस भी शुगर प्रेजेंट है, जिसमें भी शुगर प्रेजेंट है, जिन भोज्य पदार्थों में शुगर प्रेजेंट है, उसको हम अगर फर्मेंट कर देंगे तो एल्कोहल बन जाएगा। क्योंकि शुगर को ये जो ईस्ट है वो किसे बदल देता है, उसको शुगर को बदल देगा एल्कोहल में, और एल्कोहल से हम ड्रिंक तैयार कर सकते हैं। लुइस पास्चर डिस्कवर फर्मेंटेशन इन 1857। तो सबसे पहले लुइस पास्चर ने फर्मेंटेशन की क्रिया 1857 में खोजा था। ओके, अब अगला है एजेक्टोबैक्टर बैक्टीरिया आर यूज टू मेक एसिटिक एसिड। एजेक्टोबैक्टर जो बैक्टीरिया है उसका प्रयोग किसमें होता है, एसिटिक एसिड बनाने में। एसिटिक एसिड है, इसको हम विनेगर भी कहते हैं, इसको सिरका भी कहते हैं। CH3COOH, ऊपर हम फार्मूला लिखे हैं CH3COOH, वो एसिटिक एसिड का फार्मूला है। तो इसको एजेक्टोबैक्टर बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है फ्रॉम द एल्कोहल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एसिटिक एसिड ऑन ए लार्ज स्केल। फर्स्ट एल्कोहल इज मेड विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। पहले एल्कोहल को तैयार किया जाता है शुगर की सहायता से, ईस्ट की सहायता से। एजेक्टोबैक्टर बैक्टीरिया आर एडेड अलॉन्ग विद द एयर टू द एल्कोहल। तो एजेक्टोबैक्टर जो बैक्टीरिया होता है उसको ऐड किया जाता है
एयर के माध्यम से एल्कोहल में। एक्टोबैक्टर बैक्टीरिया देन कन्वर्ट एल्कोहल इनटू एसिटिक एसिड। तो बाद में जो एक्टोबैक्टर बैक्टीरिया है वो एल्कोहल को किसमें बदल देता है, एसिड में बदल देता है। किसमें बदल देता है, अम्ल में। एल्कोहल को किसमें बदल देता है, अम्ल में बदल देता है। अब देखिए मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका औषधिक प्रयोग कैसे करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। द मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर गिवन बिलो। एंटीबायोटिक, पहला है एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक बनाने में इसका प्रयोग होता है। व्हेन वी फॉल इल, जब हम बीमार पड़ते हैं, वी गो टू डॉक्टर, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर गिव अस एंटीबायोटिक, तो डॉक्टर हमको क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक दवा दे देते हैं, कैप्सूल देते हैं या इंजेक्शन लगा देते हैं, एंड पेंसिलिन। तो एंटीबायोटिक आर प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो एंटीबायोटिक है ये इसको किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही प्रोड्यूस होता है। जो सूक्ष्म जीव हैं उनके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो सबसे पहले इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे उन्होंने एंटीबायोटिक की खोज की थी। सबसे पहले पेंसिलिन का आविष्कार किया था उन्होंने। एंटीबायोटिक आर प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द मेडिसिन्स विच किल अप स्टॉप ग्रोथ ऑफ द डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन आवर बॉडी आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो ये जो एंटीबायोटिक होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोक, जो डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो रोग फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको रोक देते हैं। तो इस चीज को क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं। दिस डेज ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस। आजकल ढेर सारे एंटीबायोटिक की खोज हो चुकी है, जिसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन एंड क्लोरोमाइसिटिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया। जो कि फंगी या बैक्टीरिया के द्वारा, जो फंगस होते हैं बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा बनाए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स आर यूज टू क्योर ए वैरायटी ऑफ डिजीज। से कई सारी डिजीज का इलाज भी किया जाता है। द फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज पेनिसिलिन। तो पहला एंटीबायोटिक क्या था, पेनिसिलिन था, विच वाज प्रिपेयर्ड बाय फंगस पेनिसिलम नोटाटम। इसको पेनिसिलम नोटाटम के द्वारा, जो फंगस होता है वह उसके द्वारा तैयार किया गया था। एंटीबायोटिक इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तैयार किया था, बताया ना आपको। सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही पेनिसिलम नोटाटम से इसको तैयार किया था। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड poultry to check microbial infection in animal. Antibiotics are also used to cure a variety of disease in plant. एंटीबायोटिक जो होते हैं उनके द्वारा जो लाइव स्टॉक हैं या जो हमारे घरेलू जानवर हैं या पोल्ट्री जो मुर्गी फार्म है वहाँ पे भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन को भी चेक किया जाता है। एंटीबायोटिक्स आर यूज टू क्योर वैरायटी ऑफ डिजीज इन प्लांट। और प्लांट में भी कई तरह की जो बीमारियाँ हैं वो एंटीबायोटिक के द्वारा ठीक होती है। तो एंटीबायोटिक प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग सबके लिए काफ़ी आवश्यक, काफ़ी लाभदायक है। ओके स्टूडेंट, तो हम बाकी चीज़ें जो हैं उसको देखिए। पेनिसिलिन का कैप्सूल है और उसका पेनिसिलिन का वो भी आता है, आप लोग देखे होंगे, वो लगाने के लिए जेल टाइप का आता है। तो ये क्या है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक है। तो और भी जानेंगे हम इसके बारे में। In 1929, Scottish bacteriologist Alexander Fleming was working on a culture of disease-causing bacteria in his laboratory। हालांकि जो स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1929 में कार्य कर रहे थे एक कल्चर ऑफ डिजीज, एक डिजीज के बारे में, काजिंग बैक्टीरिया इन हिज लेबोरेटरी, जो उनके प्रयोगशाला में डिजीज को काज करता था। दिस बैक्टीरियम वाज लोकोकी। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन माउल्ड फंगी पेनिसिलम नोटाटम। तो उन्होंने देखा कि स्पोर ऑफ लिटिल ग्रीन, एक आवरण देखा हरे पदार्थ, हरे रंग का जो फंगस था पेनिसिलम नोटाटम का। ये वन हिज कल्चर प्लेट,
एक जो उनका प्लेट था उसी के ऊपर उन्होंने हरे रंग का आवरण देखा। He noticed that the presence of green mold not only prevented the growth of bacteria but also killed many of these bacteria from this green mold। मतलब उन्होंने हरे रंग का जो उसका आवरण है उसके द्वारा उनकी ना की भर्ती रुक जाती, उनकी जो बढ़ोतरी है वो रुक जाती है, बल्कि वो जो उनका ग्रोथ है वो भी नहीं हो पाता और कई बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो पेनिसिलम नोटाटम पेनिसिलम वाज प्रिपेयर्ड विच इज फाउंड इन वेरी इफेक्टिव एंटीबायोटिक। तो सबसे पहले पेनिसिलिन का आविष्कार किया जो कि बहुत ही प्रभावकारी सिद्ध हुआ। ओके, तो हम ये बाकी चीज़ें अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे स्टूडेंट। थैंक यू।